हेलो एवरीवन, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 12 में परिभाषित अंतःकालीन लाभ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको अंग्रेजी में मीन प्रॉफिट कहते हैं। वास्तव में बेयर एक्ट में इसे MENSC लिखा गया है, मेंसे प्रॉफिट। कुछ लोग उसे मेंसे प्रॉफिट करते हैं, लेकिन जनरली जो प्रोनाउंस किया जाता है अंग्रेजी में से मीन प्रॉफिट के रूप में ही प्रोनाउंस किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति पर रांगफुली कब्जा कर लेता है, सदोषपूर्वक कब्जा कर लेता है, तो वह सदोष कब्जाधारी कहलाता है। तब वह जब उस दौरान जब उस पर सदोष कब्जा किए रहता है, तो उससे उस संपत्ति से, अचल संपत्ति से वास्तव में एक्चुअली में जो लाभ प्राप्त करता है या कुछ भी लाभ नहीं वह प्राप्त करता है, लेकिन वो अपने थोड़ी सी तत्परता दिखा के वह लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे लाभ को ब्याज सहित लाभ, वह लाभ और ब्याज ही मीन प्रॉफिट कहलाता है। परंतु यदि ऐसा सदोष कब्जाधारी उस दौरान जब वह सदोष कब्जा किया था, तो कोई संपत्ति में कोई इम्प्रूवमेंट करता है और उससे लाभ कमाता है, तो वह मीन प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आएगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति एक 2 एकड़ के लैंड पर सदोषपूर्वक कब्जा कर लेता है, रांगफुली पोजीशन कर लेता है, और जब रांगफुली पोजीशन के दौरान उस संपत्ति से 4000 रुपये लाभ कमाता है, तो वो 4000 रुपये प्लस उस पर जो ब्याज होगा वह मीन प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भूमि पर कब्जा कर लिया है, रांगफुली कब्जा कर लिया है, लेकिन उस दौरान भूमि को कोई उपयोग नहीं करता, कोई लाभ उससे नहीं कमाता, लेकिन यदि वह थोड़ी सी तत्परता दिखाता तो वह लाभ कमा सकता था, लेकिन वह कोई लाभ नहीं कमाता, तो ऐसी स्थिति में मीन प्रॉफिट क्या होगा? ऐसी स्थिति में देखा जाएगा उस भूमि की सामान्य उपयोगिता देखी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए वह भूमि जिस पर वह कब्जा किया है वो एग्रीकल्चर लैंड था। अगर वह भूमि पर सदोषपूर्वक कब्जा न किया होता तो उसका जो रियल ओनर है वह उस पर गन्ना, गेहूँ, चावल, तंबाकू इत्यादि कुछ भी बोकर वह उससे लाभ कमा सकता था, जितना उसको ही कैलकुलेट करके, उसके लाभ को कैलकुलेट करके और उस पर ब्याज वो मीन प्रॉफिट के अंतर्गत आएगा। जब रियल ओनर सदोष कब्जाधारी व्यक्ति के विरुद्ध उसके बेदखली के लिए वाद लाता है, तो साथ साथ वो मीन प्रॉफिट के लिए भी वाद ला सकता है कि इतने दिनों वह मेरे भूमि पर कब्जा किया था, यदि वह भूमि पर कब्जा नहीं किया होता तो मैं इतना लाभ कमाता। तो इसे उदाहरण द्वारा इसे अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके एक और उदाहरण है, जैसे पट्टे के मामले में कोई भूमि किसी व्यक्ति को पट्टे पे दी गई है, पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है, पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह पट्टाधारी, पट्टा धारण करने वाला उसको खाली नहीं करता है, तो वह उसका उस भूमि पर कब्जा दोषपूर्ण कब्जा माना जाएगा। और उस दोषपूर्ण कब्जे के दौरान यदि कोई वह लाभ कमाता है, कोई किराया लेता है, तो वह लाभ किराया जितना लेता है और उस पर इंटरेस्ट वह मीन प्रॉफिट होगा, अंतःकालीन लाभ होगा। और उसकी वसूली के लिए और उसको सदोषपूर्व कब्जाधारी को बेदखल करने के लिए वाद लाया जा सकता है।
इसी प्रकार बंधक के मामले में होता है। बंधककर्ता कोई संपत्ति को की पोजीशन में देकर पैसा कोई लेता है और फिर जो पैसा देकर पैसा उसको देता है, कब्जा लेना चाहता है और नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में वो बंधकधारी और सदोषपूर्ण कब्जाधारी माना जाएगा। इसी प्रकार फोरक्लोजर के मामले में, मार्गेज के मामले में तो बता ही दिया गया, और ये सब होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि जो है रियल स्वामी जो होता है, रियल स्वामी को उसको वास्तविक स्थिति में लाना, उसको सदोषपूर्ण कब्जे से रियल स्वामी की रक्षा करना, और जो है और साथ साथ ये भी इसका उद्देश्य है कि कहीं सदोषपूर्ण कब्जे से वह जो दोषपूर्ण ढंग से जो कब्जा प्राप्त किया है वह उसको गलत ढंग से लाभान्वित ना हो। अब जो मीन प्रॉफिट में लाभ पर जो ब्याज होगा उसके निर्धारण की क्या प्रक्रिया होगी, वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय ज़्यादातर वो 6% से अधिक नहीं होता है वो ब्याज, और वही ब्याज का निर्धारण होता है। तो आज संभावना है कि आप लोग मीन प्रॉफिट समझ गए होंगे। बेयर एक्ट को ठीक ढंग से पढ़िए, और कोई कमेंट्री बुक से लेकर उसको ठीक ढंग से पढ़िए, तो मीन प्रॉफिट अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मीन प्रॉफिट। धन्यवाद।